आज की न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में मैप वाले हिस्से से। आज हम देखेंगे अलास्का के पठार के बारे में, ठीक है, जिसको अलास्कियन प्लेटू भी कहते हैं। इसका एक और नाम है यूकन का पठार। यूकन का पठार इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। ये मैप में आप क्लियरली देख रहे हैं, ये यूकन रिवर है, इसकी ये एक सहायक नदी हो गई, एक इधर सहायक नदी हो गई। इस प्रकार से यूकन और उसकी जो सहायक नदियां हैं इस पठार का निर्माण करती हैं, इसीलिए हम इसको यूकन का पठार कहते हैं। डार्क ग्रीन कलर आप देख रहे हैं अलास्का के मैप में, आप इसको देख लीजिए। नॉर्थ की तरफ में है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज है जो कंटिन्यू हम जिसको पहाड़ियाँ बोलते हैं, और नीचे की तरफ आप आओगे तो अलास्कन रेंज है। एक खासियत यूकन के पठार की ये है कि यदि आप कनाडा की तरफ बढ़ते जाओगे, इधर राइट हैंड में या फिर पूरब की तरफ कनाडा पड़ता है, तो इसकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। लगभग इसकी जो हाइट है कनाडा की तरफ वो 900 मीटर होती। इसका निर्माण किया है यूकन और उसकी सहायक नदियों ने। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बेरिंग स्ट्रेट रसिया और अलास्का को अलग करती है। ये यहाँ पर है संधि, बेरिंग की संधि जिसको आप कहते हैं। इस तरफ अलास्का हो गया, अमेरिका जिसको कंट्रोल करता है, और इसके ये इस तरफ पड़ जाता है आपका रसिया। और इम्पोर्टेंट ओशियन की बात करें तो अलास्का के आप नॉर्थ की तरफ में जाओगे तो क्या पड़ता है? आर्कटिक ओशियन पड़ता है, और नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं तो पैसिफिक ओशियन पड़ता है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। पीआईबी की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सेल से रिलेटेड। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सेल एक महारत्न कंपनी है। इसको अंडरटेक किया है भारत सरकार के स्टील मिनिस्ट्री में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय हो वो नई दिल्ली में। न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि सेल ने हमारी जो नेवी है इसके लिए जो युद्धपोत हैं आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सूरत के लिए एक स्पेशल कैटेगरी का स्टील प्रोवाइड किया है। तो सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना हुई थी 1974 में, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उस समय में हमारी भारत की सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कई सारे उद्यमों को चालू किया था, उसमें से एक प्रमुख था सेल। तो सेल अभी वर्तमान में महारत्न कंपनी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नवरत्न का दर्जा कौन देता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग देता है। 1997 में ये दर्जा 9 कंपनियों के लिए सृजित किया गया था, नवरत्न, उसमें 9 शामिल है, ठीक है। बाद में इनकी संख्या बढ़ती गई थी। फिर 21 दिसंबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे का बात उठाया, ठीक है। ये दर्जा उनको मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 साल में एवरेज 5,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। पिछले 3 वर्षों में, ठीक है, एवरेज 5,000 करोड़ का यदि कोई कंपनी कमा रही है मुनाफा, इसके साथ ही 3 वर्षों में इनका औसतन सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, तब हम उसको महारत्न की कैटेगरी में डालते हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। इसके साथ ही कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा पहले से होना चाहिए और कंपनी का विदेश में भी कारोबार चलते रहना चाहिए। नवरत्न का दर्जा प्राप्त कंपनियां जहां 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ही निर्णय ले सकती हैं। 1,000 करोड़ तक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के हो सकता है। वहीं महारत्न के लिए ये फायदा रहता है कि 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सीबीआई से रिलेटेड, तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। सीबीआई को स्थापित किया जाता है सन 1963 ईस्वी में एक संकल्प के द्वारा। इस संकल्प किसने पारित किया था? गृह मंत्रालय ने।
फिर बाद में जब सीबीआई को हमने इस्टेब्लिश करे तो कार्मिक मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको हमने दे दिया था। बाद में ये उससे संबंधित कार्यालय के रूप में काम करती रही थी। इसके बाद स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसको भी हमने सीबीआई में विलय कर दिया था। पहला स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट पुलिस एक्ट चलता था, उसको इसमें हमने मिला दिया। हिस्ट्री की तरफ यदि आप जाओगे तो सीबीआई की स्थापना होनी चाहिए, ऐसी अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम करने वाली एक आयोग है। इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था, कमेटी का गठन किया गया था, संथानम आयोग 1962 से 64। इसने कहा था कि सीबीआई जैसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए। तो ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसको पावर मिलती है दिल्ली विशेष पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। पहला दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट 1946 चलता था, वहीं से इसको पावर दिया गया है। ठीक है। अब सीबीआई को लाने का एक मेन उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ जो सरकारी विभाग में भ्रष्टाचारी चल रही है, सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते हैं बिना आपसे पैसा लिए। ठीक है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए सीबीआई को लाया गया था। तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड रोकथाम करना इसका मेन काम। ये केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल दोनों की भी हेल्प करती है। अब नॉर्मली कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि एनआईए और सीबीआई सेम टू सेम है, लेकिन दोनों के जो काम हैं उनमें थोड़ा अंतर है। एनआईए की स्थापना हुई थी 2008 में, जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। तो आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, उनके वित्त पोषण, उनको पैसे ना मिल सकें, ठीक है, उनकी फंडिंग को रोकने के लिए एनआईए की स्थापना की गई थी। वहीं सीबीआई की स्थापना हुई थी किससे रिलेटेड अपराध, जैसे भ्रष्टाचार है, आर्थिक अपराध है, गंभीर और संगठित अपराध है, आतंकवाद के अलावा ये सारे मामले सीबीआई हैंडल करता है। सीबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी, इसका मोटो है। शुरू में जब इसको लाया गया था तो इसमें पूर्व अनुमति का प्रावधान था। पूर्व अनुमति का मतलब है यदि कोई केस मेरे खिलाफ आप चला रहे हो, सीबीआई मेरे खिलाफ चलाना चाहती है, तो उससे पहले मुझे केंद्र सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार और उसके अथॉरिटी में संयुक्त सचिव का पद है। ठीक है। संयुक्त सचिव के पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है या फिर उससे भी हाई लेवल पर कोई ऑफिसर है, उसने अपराध किया है, उसके दोषों की जांच करने के लिए पहले केंद्रीय निगरानी ब्यूरो सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन 6 मई 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को ख़त्म कर दिया, जिसमें सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पहले से अनुमति लेने की ज़रूरत थी। तो देखो, भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, उसको खोज निकालने और दंडित करना पीसी एक्ट 1988 के अंतर्गत एक अनिवार्य आदेश है। सरकारी सेवक होने से उसे एक समान न्याय से छूट नहीं मिल सकती है। निर्णय की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को 2 वर्गों में नहीं बांट सकती है, क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं। इसलिए उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसलिए 6 मई 2012 को जो पूर्व अनुमति का प्रावधान किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। न्यूज़ में बताया जा रहा है सीबीआई ने गिरफ्तार किया है कार्ति को वीज़ा स्कैम केस के अंतर्गत। सर्च किए गए थे लगभग 10 लोकेशन में इन 11 ईयर ओल्ड केस, 11 साल ये पुराना केस है, और 10 जगह पर छापेमारी इनके द्वारा की गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि अभी हाल में दावा किया गया है वो जो मस्जिद थी वहाँ पर एक शिवलिंग पाया गया है। तो जिस भी एरिया में वो शिवलिंग पाया गया, सुप्रीम कोर्ट का कहना है उस एरिया को अभी आपको सील करना होगा। अभी सुनवाई होने वाली है, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती उस एरिया को सील करना है। दूसरी बात, सील करने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान लोगों को आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ने से रोको, ऐसा नहीं होना चाहिए। सील आप करिए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो जो अपने धार्मिक रीति रिवाज हैं
उनका पूर्णतः से पालन कर सके, ऐसा उन्होंने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको ऑर्डर दिया है। आरएसएस से संबंधित कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको बोलते हैं आरएसएस, इसकी स्थापना की थी केशव बलराम हेडगेवार ने। ठीक है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। इस साल विजयदशमी के दिन संघ अपने 93 साल को पूरा कर लेगा और 2025 में ये संगठन 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। संघ के प्रथम सरसंघ संचालक हैं हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई थी। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वेश्वर नाथ केलकर, भावजी कावेर, अण्णा साहड़े, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि मौजूद थे। ठीक है। इस संघ पर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। संघ ने अपने लंबे सफर में कई उपलब्धियां अर्जित करी हैं, जबकि 3 बार उस पर प्रतिबंध भी लगा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया था। संघ के दूसरे सरसंघ संचालक थे गुरु गोलवलकर, इसको बंदी बनाया गया, लेकिन 18 महीने के बाद संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बात, आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक संघ पर पाबंदी लगाई गई थी और तीसरी बार 6 महीना के लिए 1992 के दिसंबर में लगाया गया, जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। दिल्ली से एक न्यूज़ आई है कि दिल्ली में वाटर जो ट्रीट किया जा रहा था उसकी मात्रा में किस प्रकार से कमी आई है। तो जो वाटर को ट्रीट किया जाता है और सप्लाई किया जाता है पूरे सिटी में, उसमें डाउन देखने को हमको मिला है 6 से 7%, क्योंकि हरियाणा की सरकार फेल हो गई है प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली को उसके हिस्से का रॉ वाटर, डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। वाटर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है। तो जब हरियाणा से इसको पानी नहीं मिल रहा है तो इसी के चलते चलते सिटी में ये पानी की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पानी हमको आप दे रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, कम से भी कम आपको 150 क्यूसेक लीटर पानी और प्रोवाइड करना चाहिए दिल्ली को। ठीक है। यमुना रिवर में आपको पानी छोड़ना पड़ेगा जब तक मानसून नहीं आ जाता है। द वाटर प्रोडक्शन इन दिल्ली वाज ओनली 819 MGD, मतलब मिलियन गैलन्स पर डे। अभी हाल ही में कितना 819 मिलियन गैलन पर डे है मंडे, अगेंस्ट ए रिक्वायरमेंट ऑफ 1260 MGD। 1260 की रिक्वायरमेंट है जिसमें से 800 ही MGD उसके पास है। इस शॉर्टफॉल ऑफ अबाउट 35% अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा, मतलब लगभग 35% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। एक्सप्लेनर वाले पेज से हम ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी नियम कानून, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें भी काफ़ी ये चर्चा में रहा है, तो एक्सप्लेनर वाले पेज में समझाने की कोशिश की गई। सबसे पहले उल्लेख किया गया है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991, जिसका मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 इस डेट में या फिर इसके पहले जो भी इमारत जिस रूप में भी मौजूद थी वो उसी रूप में मौजूद रहेगी, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक, ये कहता, ताकि जो स्टेटस है उनका वो बना रहे कंट्री एज ऑन अगस्त 15, 1947। अब मुसलमानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिंदू लोग इसके स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदू लोगों का क्या कहना है, क्योंकि देयर वाज नो चेंज टू रिलीजियस स्ट्रक्चर सिंस 1947, इसीलिए ये एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है। ये एक्ट कौन कौन सी जगह पर लागू नहीं होता, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो 1991 का एक्ट है विल नॉट अप्लाई इन सम केसेस, जैसे कि इट विल नॉट अप्लाई टू एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो हमारे प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर लागू नहीं होता है, एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर लागू नहीं होता है, एंड रिमेन्स दैट आर कवर्ड बाय द एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स।
It will also not apply to any suit that has been finally settled or disposed of. Any dispute that has been settled by the parties before 1991 Act came into force, or to conversion of any place that took place by acquiescence. इसमें प्रावधान किया गया है यदि कोई भी व्यक्ति पुरानी जो चीज़ें हैं 1947 के पहले बनी हुई उनको चेंज करने की कोशिश करता है तो वो एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, उसमें फ़ाइन दिया गया है। इसके साथ साथ में 3 साल की सज़ा का प्रावधान भी किया गया। दोज अबेटिंग और पार्टिसिपेटिंग इन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी टू कमिट दिस ऑफेंस विल आल्सो गेट द सेम पनिशमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि गेहूं के एक्सपोर्ट को वो बैन कर दे रही है। ठीक है, बैन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकारी जो प्रोक्योरमेंट है, सरकारी खरीदी सरकार की कम हुई है पिछले साल की अपेक्षा। दूसरी बात, पंजाब जैसे राज्यों में इसका प्रोडक्शन भी कम रहा है जलवायु परिवर्तन के चलते चलते, क्योंकि गर्मी जल्दी से ही शुरू हो गई। एवरेज टेम्परेचर अप्रैल के महीने में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा था। जब देखा जाए तो लगभग 6 डिग्री हायर रहा है पिछले साल की तुलना करें तो। इससे गेहूं की फसल जल्दी पक गई। जल्दी पकने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया था। तो हैंस द वीट अराइवल्स इन पंजाब मंडीज वर 20% लोअर। 20% कम फसल आई थी मंडी में इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ 2022 सीजन कंपेयर टू द सेम पीरियड 2021। In the first 20 days, 73 lakh metric ton of wheat had reached the mandi 2022 compared to 92 लाख recorded in 2021। सरकारी खरीद कम हुई है। दूसरी बात यह है कि लोगों ने प्राइवेट प्लेयर को ज़्यादा बेचा है क्योंकि वो सरकार से भी ज़्यादा दाम दे रहे थे। तो सरकार को क्या काम करना चाहिए था, अपना जो उसने एमएसपी निर्धारित किया था उससे ज़्यादा में यदि सरकार निर्धारित कर देती एमएसपी तो लोग सरकार के पास ज़्यादा गेहूँ देते। इसके अलावा सरकार ने जो कोरोना के टाइम में एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें गेहूं की जगह चावल बांटने का निर्णय लिया है इस कमी को पूरा करने के लिए। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं G7 कंट्रीज से रिलेटेड। कोई खास तो न्यूज़ नहीं आई है लेकिन G7 का उल्लेख किया गया है। G7 कंट्री, अभी हाल ही में इंडिया ने जो बैन लगाया है गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर, उसको फिर से रिवर्स कर सकता, मतलब कि बैन को हटाने के लिए G7 की कंट्री कह सकती हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। G7 का फुल फॉर्म या फिर G7 का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ 7, मतलब 7 का समूह होता है। G7 एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंडर में दुनिया के 7 बड़े बड़े देश शामिल हैं। ठीक है, जिनका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में ग्लोबल नेटवर्थ मतलब वैश्विक शुद्ध संपत्ति 317 ट्रिलियन डॉलर की होती है और इसमें ये 58% से ज़्यादा का योगदान देते हैं वर्ल्ड में जितनी भी नेटवर्थ है उसका। इसके अलावा G7 कंट्री की जीडीपी विश्व की कुल जीडीपी का 32%, वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी है सभी देशों को जोड़ दें तो उसका 32% हिस्सा ये देश अपने पास रखते हैं। G7 में यूरोपीय संघ को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा ये देश G8+5 के अंतर्गत अलग अलग देशों को आमंत्रित करते रहते हैं। G7 की स्थापना 1975 में की गई थी लेकिन उस समय इसमें केवल 6 देश थे, इसलिए इसको G6 कहते थे। 1976 में कनाडा के शामिल हो जाने के साथ इसके सदस्य देशों की संख्या 7 हो गई और इसका नाम फिर पड़ गया G7। अब G7 में आते हैं 7, इसके पहले ये G6 था और G8 का समूह भी रह चुका। मार्च 2014 में रूस को G8 देशों के समूह से हटा दिया गया था क्योंकि इसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। G7 का हेडक्वार्टर या फिर G7 का मुख्यालय फिलहाल अभी निश्चित नहीं किया गया है। हर साल जिस देश में भी G7 का सम्मेलन होना है वहाँ पर अगले सम्मेलन तक इसका मुख्यालय बना दिया जाता। 2020 में G7 का 46वें नंबर का सम्मेलन अमेरिका में हुआ था। पिछले साल 47वें नंबर का ब्रिटेन में जून 2021 में हुआ। ठीक है, और यही 2021 के लिए G7 का मुख्यालय रहेगा। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन
इसके 7 सदस्य देशों में हर साल बारी बारी से किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर उनके देशों के नाम बताए गए हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट और जापान। तो इसके इतिहास में यदि हम जाएंगे तो 1973 में तेल संकट आया था। उस टाइम में पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्यों ने तेल की कीमतों में वृद्धि और योम किप्पुर युद्ध में इजराइल के समर्थन वाले देशों की आपूर्ति में कटौती कर दी थी। इससे प्रेरित होकर आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 का गठन किया गया था। तेल संकट के बाद से ही इस समूह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जैसे ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, व्यापार आदि को बड़ी संख्या में कवर करने के लिए अपना विस्तार किया था। आज के टाइम में G7 के मेंबर देशों को दुनिया में सबसे अमीर और विकसित माना जाता है। इसके अलावा G7 की कुछ प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर बताई गई, जैसे कि इसमें बड़े बड़े निर्यातक देश शामिल हैं, परमाणु ऊर्जा रखने वाले उत्पादक देश हैं, सबसे बड़ा सोने का भंडार है इनमें, संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे ज़्यादा पैसा ही लगाते हैं। G7 समूह के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। आंतरिक विवाद, आंतरिक रूप से इस समूह में भी कई तरह की असहमतियां भी दिखती हैं, जैसे कि आयात शुल्क कितना है, जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही पर अन्य सदस्यों के साथ अमेरिका का विवाद होते रहता है। कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया है, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या फिर दक्षिणी गोलार्ध से कोई भी G7 सदस्य इसमें शामिल नहीं है। इसे भारत और ब्राज़ील जैसी तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं से भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो G7 का सदस्य नहीं है। दूसरी बात, G20 की स्थापना 1999 में वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त देशों को शामिल करने के लिए हिसाब से की गई थी। समकालीन वैश्विक राजनीति और आर्थिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करने में यह सफल रहा है, संगठन को भी फैल रहा है। भारत के लिए G7 किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हो जाता है? चीन को काउंटर करने के लिए चीन के मुखर होने के साथ साथ ही अमेरिका सभी समान विचारधारा वाले देशों को बीजिंग से निपटने में भागीदार बनाने का आह्वान कर रहा है। अगर अमेरिका और ब्रिटेन बड़ी छलांग का सपना देख रहे हैं और 10 से 11 देशों का वैश्विक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। G7 में भारत को मिल सकती है जगह। भारत ने लंबे समय से आधुनिक भू राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थानों और समूहों में सुधार का आह्वान करा है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, पॉल्यूशन से ये रिलेटेड है। 6 में से 1 मौत 2019 में जो हुई थी उसको लिंक किया गया है पॉल्यूशन के साथ में। 2019 में होने वाली मौतों में हर 6 में से 1 मौत हुई थी पॉल्यूशन के चलते चलते। लैंसेट पैनल स्टडीज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है, लैंसेट का जो पैनल है वो स्टडी कर रहा है कि हेल्थ पर आखिर इसका असर क्या पड़ रहा है। पॉल्यूशन कॉज्ड नियरली 9 मिलियन डेथ्स इन 2019 में लगभग 9 मिलियन लोगों की डेथ हुई है, या फिर अबाउट 1 in 6 डेथ वर्ल्ड वाइड। पॉल्यूशन के चलते चलते 9 मिलियन लोगों की मौत हुई है। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो 6 में से 1 मौत वर्ल्ड वाइड पॉल्यूशन के चलते चलते हुई है। दिस नंबर हैज़ रिमेन्ड इफेक्टिवली अनचेंज सिंस द प्रीवियस सच एनालिसिस इन 2015 बाय द लैंसेट कमीशन ऑन पॉल्यूशन एंड हेल्थ, ऐसा कहना रिपोर्ट पब्लिश इन द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ ऑन वेडनेसडे। तो 2015 से ही ये कंडीशन ख़राब रही है, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं आया है। चूँकि जो डेथ की जो संख्या है पॉल्यूशन सोर्सेज से उसको एसोसिएट किया गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी के साथ में, सच एज इंडोर एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। फेल these reduction are offset by increased death attributed to industrial pollution such as ambient air pollution and chemical pollution। इसका मतलब ये है, हालांकि गरीबी यदि एक कारण है, ठीक है, इंडोर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन जिसके कारण
इसमें जो आंकड़ा हुआ है ना मौतों का वो कम हुआ है गरीबी के चलते चलते, लेकिन इसको पूरा कर दिया है औद्योगिक प्रदूषण, जैसे परिवेशी वायु प्रदूषण और केमिकल प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि। 2019 में द लैंसेट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में जहरीली हवा ने 1.67 मिलियन भारतीयों की जान ली, या फिर सभी घातक घटनाओं का ये कितना परसेंट है, 18% हिस्सा इंडिया से आता है। प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभाव बहुत अधिक होता है, प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा निम्न और मध्यम आय वाले देश इस बोझ का खामियाजा भुगत रहे हैं। ज़्यादातर कौन प्रभावित है, लो और मीडियम इनकम वाले कंट्री। इसके व्यापक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडे में प्रदूषण की रोकथाम को बड़े पैमाने पर नहीं देखा जाता है। इस स्टडी में 8 रिकमेंडेशन को सुझाया गया है। ठीक है, दिस इंक्लूड कॉल फॉर IPCC स्टाइल साइंस या फिर पॉलिसी पैनल ऑन पॉल्यूशन। तो आपको पॉल्यूशन पर कुछ पॉलिसी को पैनल करना है। इसके अलावा अलोंग साइड इंक्रीज फंडिंग फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड डोनर। आप जो फंड प्रोवाइड कर रहे हो प्रदूषण से लड़ने के लिए, उसमें आपको बढ़ोतरी करना पड़ेगा। इसके अलावा इम्प्रूव पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डाटा कलेक्शन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर सुझाई जाती हैं ताकि हम पॉल्यूशन से थोड़ा अच्छे तरीके से लड़ सकें। इसके बाद नेचर से जुड़ी एक न्यूज़ हम देख रहे हैं। इसमें बताया जाता है कि उत्तराखंड ने रिपोर्ट किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज को, 293 संख्या इनकी। वाइल द हाईएस्ट नंबर ऑफ चेकलिस्ट का मतलब है लिस्ट ऑफ बर्ड सीन एंड हेयर बाय बर्ड वाचर, जो बर्ड को वॉच करने के लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें बताया गया है 192 वाज अपलोडेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी रिपोर्ट फ्रॉम बर्ड वाचर्स इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। Nepal and Bhutan, who came together for unique inter-country exercise to document as many birds of the mountain range as possible। एक्सरसाइज को अंडरटेकन किया गया था 14 मई को और टोटल 607 स्पीसीज का डॉक्यूमेंट बनाया गया था जस्ट एक दिन में। बर्ड वाचर्स जो कि लद्दाख के हैं इंक्लूड है इसमें मेंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बर्ड्स क्लब ऑफ लद्दाख। ठीक है, कई सारे रीजन में ये स्प्रेड है। इन्होंने अपलोड किया था 182 चेकलिस्ट को। चेकलिस्ट में कौन क्या जाता है, बर्ड को वॉच करने वाले लोग जितने देखते हैं या सुनते हैं वो अपनी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। ए चेकलिस्ट में इंक्लूड है बर्ड सीन एंड हियर। बर्डर्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अपलोडेड 192 चेकलिस्ट।